दोस्तों, आज फिर मैं जो रेलवे में विभागीय परीक्षाएं होती हैं जो एलडीसी और जीडीसी के तहत उसके अंतर्गत एक इज्जत नगर डिवीज़न में टेक्नीशियन थर्ड का एक एग्ज़ाम हुआ था जो 24 फरवरी 2026 को हुआ था। उसके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, रेलवे में अपने प्रमोशन पाने के लिए ये अलग अलग पोस्टों के लिए और एग्ज़ाम होते रहते हैं, जिनकी तैयारियों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं ये टेक्नीशियन की और भी वीडियो मैंने बना रखी हैं मेरे चैनल पर, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि विच शेड्यूल मेंटेनेंस हैज़ ए पीरियडिक ऑफ 12 मंथ। किस अनुसूची रखरखाव की अवधि 12 माह की है। जो टीआरडी में जो अपना ओएचई या पीएसआई का मेंटेनेंस होता है उसकी अलग अलग अवधि होती है। तो जो 12 महीने में जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एओएच बोलते हैं, पीएच बोलते हैं, आईओएच बोलते हैं। तो जो 12 महीने की जो पीरियडिसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, हम एओएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एओएच। ऑप्शन नंबर ए। अब एओएच क्या है, एओएच होता है अपना एनुअल ओवरहॉलिंग। क्या होता है, एनुअल ओवरहॉलिंग। और पीओएच होता है अपना पीओएच पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग। क्या होती है, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। और ये होता है एनुअल ओवरहॉलिंग। एक आईओएच होता है, इसमें से आईओएच भी दिया है, ये है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। तो ईओएच में तो ये है कि हम मेंटेनेंस करते टाइम का खाली जैसे कैंटिलीवर का मेंटेनेंस करना है, ईओएच करना है तो उसकी साफ़ सफाई कर ली, कोई चीज़ पिन विन वगैरह घूमे तो वो लगा दी, है ना। इंसुलेटर साफ़ सफाई कर दिए, कोई इंसुलेटर फ्लैश या टूटा फूटा है उसको चेंज कर दिया। और पीओएच में क्या करते हैं हम, पीओएच में उसको दूसरे ही चीज़ से उसे बदलते हैं। और एक इंटरमीडिएट होता है इन दोनों के बीच में भी, एक आईओएच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वाई इट इज़ बेटर टू यूज ओलिवर जी फॉर करंट कलेक्शन टेस्ट। करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए ओलिवर जी का उपयोग करना बेहतर क्यों होता है। तो जो करंट कलेक्शन टेस्ट होता है उसके लिए हम ओवली जी प्रयोग करते हैं, तो उसका उपयोग करना बेहतर क्यों होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, देखो, इट कैन बी यूज इन डे एंड नाइट। इसका उपयोग दिन और रात दोनों समय में किया जाता है। या नो वर्क मैन इज रिक्वायर्ड, किसी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती। या इंडिकेट एक्सटेट स्पार्क लोकेशन, स्पार्क की स्टेट स्थिति, सटीक स्थिति को दर्शाता है। या इट इज़ मॉडर्न एंड सो इज बेटर, ये आधुनिक और बेहतर। तो जो करंट कलेक्शन टेस्ट ओलिवर जी के द्वारा किया जाता है उससे क्या होता है कि स्पार्क की एग्जैक्ट लोकेशन पता पड़ती है कि कहाँ पेंटो और कॉन्टैक्ट वायर में स्पार्क हो रहा है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ओलिवर जी इज यूज। ओलिवर जी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो अभी ऊपरी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ओलिवर जी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कि करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए ओलिवर जी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, थिकनेस ऑफ ओएचई की मोटाई नापने के लिए, या सैग इन ओएचई में झुकाव के लिए, या हाइट एंड स्टेगर ऑफ ओएचई की ऊंचाई और स्टेगर के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ओलिवर जी का मैंने बताया था किसके लिए होता है, वो करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि विच टूल इज यूज टू टैकल हैवी लोड एंड टेंसाइल फोर्स। भारी तनाव और तनाव बल से निपटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो डिस्चार्ज रोड का किया जाता है, या मैक्स प्लर का किया जाता है, या ग्रीस गन का किया जाता है, या पावर हैक्सो का किया जाता है। तो जो भारी तनाव और भारी भार और तनाव से निपटने के लिए किसका किया जाता है, मैक्स पुलर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। किसका किया जाता है, मैक्स पुलर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5
द टूल यूज्ड टू मेक ए परफेक्ट ग्रिप ऑन OHE वायर। OHE तारों को सटीकता से पकड़ बनाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो कमोलंग क्लैंप है, या फिर मैक्स पुलर है, या फिर पुल लिफ्ट है, या फिर रोप पुली हो गया। तो तारों को अच्छी तरीके से पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कम अलोंग क्लैंप का। किसका करते हैं? कम अलोंग क्लैंप का। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द क्वेश्चन बोर्ड दैट मस्ट बी डिस्प्ले ऑन FOV ROV। FOV और ROV पर प्रदर्शित किए जाने वाले चेतावनी बोर्ड होते हैं, वो कौन से बोर्ड होते हैं? तो ऑप्शन दिया है क्वेश्चन 25,000 बोर्ड, या DJ ओपन बोर्ड, या लोअर पेंटो, या फिर डेंजर मैन पार्किंग। तो जो FOV ROV होते हैं, जो फुट ओवर ब्रिज या रोड ओवर ब्रिज, उन पे कौन सा बोर्ड लगाया जाता है? ये लगाया जाता है अपना क्वेश्चन 25,000 बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा लगाया जाता है? 25,000 बोर्ड। अब DJ ओपन वाला कहाँ लगाया जाता है? ये न्यूट्रल सेक्शन पे। लोअर पेंटो वाला भी ये भी DJ न्यूट्रल सेक्शन पे ही लगाया जाता था। डेंजर मैन वर्किंग, जहाँ क्लियरेंस वगैरह कम होता है, वहाँ ये लगाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड होते हैं जो अलग अलग जगह पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, CORE कोर, फुल फॉर्म ऑफ कोर की फुल फॉर्म क्या है? तो कोर जो होता है, इसके लिए कोर के होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये कोर की फुल फॉर्म होती है। अब इससे भी बहुत कोर आता है, राइट्स आता है ना, HWR की आती है, ACTM की फुल फॉर्म आती है। तो ACTM है, ACTM, या फिर राइट्स है ना, और IDSO है, RDSO। तो ये फुल फॉर्म भी इनमें पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये HWR आया है, फुल फॉर्म SWR। तो SWR की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं स्टेशन सेक्शन वर्किंग रूल्स, या सेफ्टी वर्किंग रूल्स, या स्टेशन वर्किंग रूल, या सेफ्टी विद रिमोट कंट्रोल। तो SWR का क्या होता है? SWR का स्टेशन वर्किंग रूल्स। क्या होता है? स्टेशन वर्किंग रूल्स। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन वर्किंग रूल, SWR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये आ गया राइट्स फुल फॉर्म। राइट्स की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट्स की जो फुल फॉर्म होती है वो है रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द टेस्ट दैट इज डन ऑन STBT एंड 910 इंसुलेटर पीरियड टू देयर यूज। STBT और 910 इंसुलेटर के उपयोग से पहले किए जाने वाले परीक्षण का नाम बताइए। तो जो ST इंसुलेटर, BT इंसुलेटर और 910 इंसुलेटर जो होते हैं, ये यूज किए जाते हैं, उनसे पहले इन पर जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट कौन सा क्या कहलाता है? कि लोड टेस्ट होता है, या फिर IR टेस्ट होता है, या फिर PI टेस्ट होता है, या फिर नो टेस्ट होता है। तो इन पर पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है? वो लोड टेस्ट किया जाता है। क्या कहते हैं? लोड टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। अब IR टेस्ट क्या होता है? IR टेस्ट होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है। PI टेस्ट क्या होता है? पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट इज डन ड्यूरिंग AOH के दौरान की जाने वाली गतिविधि की पहचान कीजिए। जो हम एनुअल ओवरऑलिंग, जो वार्षिक जो सर्विस करते हैं, उसमें
क्या क्या गतिविधि करनी चाहिए यूएच के दौरान? तो ऑप्शन दिए हैं, क्लीनिंग द इंसुलेटर, इंसुलेटर को साफ करना, आइडेंटिफाई द डिफेक्टिव एंड रिप्लेस, कोई डिफेक्टिव चीज़ की पहचान करना, उसे बदलना, नोट द मेक एंड बेच ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के मेक और बेच की पहचान करना और उन्हें नोट करना, ऑल ऑफ द अबव। तो जब यूएच किया जाता है तो ये सब चीज़ें की जाती हैं, तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग हील आइसोलेटर? अर्थिंग हील आइसोलेटर से क्या तात्पर्य है? तो जो अर्थ हील आइसोलेटर होता है, अर्थ हील आइसोलेटर कहते किसके हैं कि जो आइसोलेटर होता है जब उसको ओपन किया जाता है तो उसमें एक अर्थ हील लगी जाती है। जैसे ही ओपन किया जाता है तो वो आइसोलेटर को जो मास से उसको बिल्कुल कनेक्ट कर देता है, अर्थिंग कर देता है उससे। तो व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग हील आइसोलेटर? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होता है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? द आइसोलेटर आइसोलेट एज वेल एज अर्थ द आइसोलेटेड ओवरची। आइसोलेटेड ओवरची को आइसोलेट करने के साथ साथ अर्थ भी कर देता है। तो जैसे ही हम आइसोलेटर को ओपन करेंगे तो ओपन हो जाता है और ये आइसोलेटर को क्या करता है? अर्थ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन डू नॉट रिक्वायर्ड अर्थ फिट? इनमें से किस में अर्थ फिट की आवश्यकता नहीं होती? तो ऑप्शन दिए हैं, आइसोलेटर में, या पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन में, या ओवरलैंड स्ट्रक्चर में, या ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन में। तो देखो, आइसोलेटर में भी अर्थ फिट होता है, पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन में भी अर्थ फिट होता है, ओवरलैंड स्ट्रक्चर में भी अर्थ फिट होता है, ओवरलैप टाइप ये न्यूट्रल सेक्शन में नहीं होता। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन। ठीक है, इसमें अर्थ फिट की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज रेफरेंस फॉर एटीडी? इसके देखो ऑप्शन ये गलत हैं। इसके ऑप्शन ये दिए हैं कि एटीडी के संदर्भ में तापमान कौन सा है? तो ये जो एटीडी जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही काउंट की जाती है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू है ना, एक्स की 1300 और वाई की 2300 mm, ये एक्स और वाई की वैल्यू रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम परमिशन डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्चार्ज रॉड? दो डिस्चार्ज रॉड के बीच अधिकतम अनुमेय दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 1 मीटर होनी चाहिए, या 10 मीटर होनी चाहिए, 100 मीटर, या 1000 मीटर। तो जो दो डिस्चार्ज रॉड होती हैं उनके बीच में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। जैसे कहीं हम ऊंची सेक्शन में काम कर रहे हैं तो वो यदि डिस्चार्ज रॉड लगानी है तो 1 किलोमीटर के बीच में ही 2 डिस्चार्ज रॉड लगनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें। वैसे तो कार्य करते समय हमें जहाँ हम जिस लोकेशन पर कार्य कर रहे हैं उस लोकेशन से अगले लोकेशन है ना, अगले लोकेशन और इस साइड में भी अगले लोकेशन पर भी डिस्चार्ज रॉड लगानी चाहिए, पर अधिकतम जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर, 1000 मीटर से अधिक दूरी पर हम 2 डिस्चार्ज रॉड नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड टू द टावर वैगन ड्राइवर? टावर वैगन ड्राइवर को जो योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो एसएससी ओएचई के द्वारा, या एसएससी टीआरडी के द्वारा, या फिर डीडब्ल्यूडी टीआरडी के द्वारा, या फिर सीनियर डी टीआरडी के द्वारा। तो जो टावर वैगन को जो TR4 दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है DWTRD के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। इसके द्वारा DWTRD के द्वारा। अब देखो ये कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें
को पूरे विस्तार से बनाऊंगा। जैसे TR1 होता है, TR2 होता है, TR3 होता है, TR4, TR5, TR6, ऐसे है ना। तो ये अलग अलग, जैसे TR1 ये हेल्पर को दिया जाता है, असिस्टेंट को SSC के द्वारा। TR2 जो होता है वो टेक्नीशियन को दिया जाता है, वो HE PSI को। और TR3 जो होता है वो सुपरवाइज़र को दिया जाता है ना। और इनको कौन देता है? DWTRD टेक्नीशियन को कौन देता है? AETRD। और इनको कौन देता है? SSC। ऐसी TR4 होता है जो किसको दिया जाता है? टावर एंड ड्राइवर को, जो DWE के द्वारा। इसके बारे में एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शोल्डर विद इज एसोसिएटेड विद। जो शोल्डर विद होता है, कंधे की चौड़ाई, किससे संबंधित है? तो कैंटिलीवर से, बॉन्ड से, नीम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो शोल्डर बोल्ट होता है फाउंडेशन से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक्सपेंड RFF। एक्सपेंड RFF का विस्तार फुल फॉर्म क्या है? तो RFF की फुल फॉर्म होती है रेक्टिफायर फ्यूज फेलियर। क्या होगी? रेक्टिफायर फ्यूज फेलियर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी होगी? रेक्टिफायर फ्यूज फेलियर। नेक्स्ट, तो देखो ये फुल फॉर्म से संबंधित इस पेपर में भी 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो ज़्यादातर फुल फॉर्म से भी आते हैं। तो आपको जो तैयारी करनी है वो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चनों की भी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन स्कीम अडॉप्ट फॉर मॉडम्स यूज्ड फॉर स्काडा। स्काडा में उपयोग होने वाले मॉडम्स के लिए कौन सी संचार प्रणाली अपनाई जाती है? तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग वाली, या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली, या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो स्काडा में अपनाई जाती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which relay will act when short circuit occur on OHE at the farthest point of feeding zone। फीडिंग जोन के सबसे दूरस्थ बिंदु पर OHE में शॉर्ट सर्किट होने पर कौन सी रिले कार्य करेगी, एक्ट करेगी? तो OCR करेगी, या फिर DPR, या WPC, या फिर डेल्टा आई रिले। तो कौन सी? जब दूर पॉइंट पर कोई फॉल्ट होगा तो कौन सी करेगी? DPR, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी करेगी? DPR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 25 kVCT अवेलेबल इन TSS। TSS में 25 kVCT की कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन दिए हैं 7, 8, 5 या 4। तो TSS में 25 kV जो CT होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 7। कितनी होती हैं? 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्सपेंड BX। BX का विस्तार फुल फॉर्म क्या है? तो BX को क्या बोलते हैं? बस कपलर इंटरप्टर। क्या बोलते हैं? बस कपलर इंटरप्टर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द करंट कलेक्शन टेस्ट इज कैरिड आउट बाय द डिपो इंचार्ज ओवर हिज एंटायर सेक्शन विद इन। करंट कलेक्शन परीक्षण पूरे सेक्शन में डिपो प्रभावी द्वारा कितने दिनों में किया जाता है? तो ऑप्शन 1 महीने में, या 3 मंथ में, या 6 मंथ में, या 1 ईयर में। तो जो करंट कलेक्शन टेस्ट डिपो इंचार्ज द्वारा किया जाता है वो कितने में किया जाता है? 3 मंथ में, ऑप्शन नंबर बी। कितने में किया जाता है? 3 मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द रेगुलेटिंग रेशियो ऑफ विंच टाइप ऑटो टेंशन डिवाइस ATT। विंच टाइप ऑटो टेंशन डिवाइस ATT का रेगुलेटिंग रेशियो क्या होता है? तो जो विंच टाइप ATT होती है उसका रेगुलेटिंग जो रेशियो है वो क्या होता है? वो होता है 5:1, 5:1। और जो 3 पुली टाइप का होता है ATT होती है उसमें होता है 3:1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आता है कि 3 पुली ब्लॉक टाइप ATT होगी तो 3:1, और विंच टाइप ATT होगी तो कौन सी होगी? वो 5:1। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25 सॉलिड कोर इंसुलेटर विच आर यूज इन OHE मोस्टली मेड। सॉलिड कोर इंसुलेटर जिनका उपयोग OHE में किया जाता है अधिकतर किससे बने होते हैं? तो पोर्सिलिन के होते हैं या फिर ग्लास के होते हैं, फाइबर के या PVC के। तो जो सॉलिड कोर इंसुलेटर होते हैं वो पोर्सिलिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पोर्सिलिन के। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 मैक्सिमम स्पान लेंथ इन रेगुलेटेड टेंजेंट AC ट्रैक्शन। रेगुलेटेड टेंजेंट AC ट्रैक्शन में अधिकतम स्पैन की लंबाई कितनी होती है? तो जो रेगुलेटेड टेंजेंट ट्रैक होता है उसमें 72 मीटर की। ऑप्शन नंबर बी। कितनी होगी? 72 मीटर की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं इनको हम पास करके अपने प्रमोशन से अपने पद में, सैलरी में इंक्रीमेंट हम कर सकते हैं। तो ये आपको चांस होता है कि आप थोड़ी बहुत मेहनत करके और इन एग्ज़ामों को पास करके अपनी पोजीशन को डेवलप कर सकते हैं। ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आप इनको अचीव नहीं कर सकें। यदि आप थोड़ी बहुत भी जैसे वीडियो वगैरह और कहीं से अपने क्वेश्चन बैंक या ये जितना भी थ्योरेटिकल मैटर है उनको यूज करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन लेवल क्रॉसिंग। संपर्क तार जो समपार फाटक LC गेट पर संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई, जो कॉन्टैक्ट वायर की न्यूनतम ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो देखो अब LC गेट पे मैंने 2-4 खूब पिछली वीडियो में खूब बताया है कि LC गेट से संबंधित 3-4 प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो ये पूछता है कि LC गेट पे कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कितनी होती है? तो हाइट होती है 5.5 मिनिमम 5.5 मीटर। ठीक है। एक ये पूछता है कि LC गेट पे जो हाइट गेज होता है, क्या होता है? हाइट गेज जो होता है उसकी हाइट कितनी होती है? वो होती है 4.78 मीटर। कितनी होती है? 4.78 मीटर। एक ये पूछता है तो LC गेट पे जो हाइट गेज लगा होता है उसकी रेल से जो दूरी होती है वो कितनी दूरी होती है? वो होती है 8 मीटर दूरी। कितने मीटर दूरी पर लगा होता है? 8 मीटर दूरी पे। तो ये 2-3 क्वेश्चन LC गेट से संबंधित आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के करंट कलेक्शन टेस्ट इज कैरिड आउट ड्यूरिंग। करंट संग्रहण परीक्षण के दौरान किया जाता है। करंट कलेक्शन टेस्ट कब किया जाता है? बिफोर मानसून, मानसून से पहले, या ड्यूरिंग मानसून, मानसून के समय, या आफ्टर मानसून, मानसून के बाद, या फिर नाइट ओनली। जो करंट कलेक्शन टेस्ट किया जाता है वो कहाँ कब किया जाता है? ओनली नाइट में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। कब किया जाता है? ओनली नाइट में। अब नाइट में क्यों किया जाता है? कि जो स्पार्क जो लोकेशन आती है वो नाइट में ही सही तरीके से दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कैंटिलीवर असेंबली। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर असेंबली का हिस्सा नहीं है? तो ये ऑप्शन दिए हैं स्टडी आर्म, या एडजस्टेड स्लीव, या एंटी वेंट क्लैंप, या PG। तो स्टडी आर्म भी होता है, एडजस्ट स्लीव भी होती है, एंटी वेंट क्लैंप भी होती है, पर PG कैंटिलीवर में नहीं होती, ये पार्ट नहीं होता। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ए रिले इज यूज टू। रिले का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? कि सेंस द फॉल्ट, दोष का पता लगाने के लिए, या ब्रेक द फॉल्ट करंट, दोष धारा को तोड़ने के लिए, या फिर सेंस द फॉल्ट एंड डायरेक्ट टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, दोष को पता लगाकर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो जो रिले यूज की जाती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, सेंस द फॉल्ट एंड डायरेक्ट टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, दोष का पता लगाकर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए ये हम रिले का उपयोग करते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कि फॉर 160 kmph फिट OHE द प्रपोज टेंशन इज kg। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रस्तावित तनाव कितना है? तो 2400 है, या 3000, या 2300, या फिर 2000। तो जो 160 kmph की स्पीड के लिए जो OHE जो
तैयार की जा रही है उसमें 2400 तनाव, कितना रखा जा रहा है 2400, कॉन्टैक्ट में भी 1200 और कैटनरी में भी 1200 kg का तनाव रखा जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द मोटर विच कैन बी यूज्ड ऑन बोथ AC एंड DC इज, मतलब ऐसी कौन सी मोटर है जो AC और DC दोनों पर यूज की जा सकती है? तो ऑप्शन दिए हैं DC शंट मोटर या DC सीरीज मोटर या DC शंट मोटर या DC इंडिकेटर मोटर या फिर नन ऑफ दीज। तो जो AC और DC पे जो मोटर यूज की जाती है वैसे वो होती है यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। अब यूनिवर्सल मोटर को ही हम DC सीरीज मोटर कहते हैं। कौन सा कहते हैं? DC सीरीज मोटर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कि DC सीरीज मोटर AC और DC पर कार्य कर सकती है। इसे ही हम कौन सी मोटर कहते हैं? यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन ए न्यू बैटरी इज इंस्टॉल्ड इट शुड बी चार्ज फॉर एट लीस्ट आवर्स। नई बैटरी लगाने पर उसे कम से कम कितने घंटे चार्ज करना चाहिए? तो कम से कम कितने घंटे पूछी है? तो कम से कम हम 10 घंटे 10 आवर्स, कम से कम कितने 10 घंटे तो उसे चार्ज पर लगाना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द अप्रोक्स वेट ऑफ B200 मास्ट? B200 खंबा का अनुमानित भार कितना होता है? तो B200 का होता है 484 kg, वैसे होता है 482.2 kg, पर इसको हम कितना मानेंगे? 484 kg। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन M20 टाइप फाउंडेशन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड ब्लास्ट? M20 प्रकार की नींव में सीमेंट, रेत और गिट्टी का अनुपात क्या होता है? तो M20 में कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1:1.5:3, मतलब सीमेंट 1 बोरी, सैंड 1.5 बोरी और ब्लास्ट जो होगी वो 3 बोरी यूज की जाती है। तो दोस्तों आज जो हमने जनरल डिवीज़न में टेक्नीशियन 3rd का जो एग्ज़ाम हुआ था 24/2/2026 के, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये इनकी जो तैयारी के लिए आप 5-6 ऐसे पार्ट हैं वो अच्छी के पार्ट क्या भाग में वो मान लो जैसे किस में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे एक तो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आएगी, हाइट पूछ सकता है, स्टेगर पूछता है, इनकम्बरेंस के बारे भी आती है, स्पान के बारे में भी आता है, टर्नआउट के बारे में आता है, मास्ट के बारे में आता है, पोर्टल के बारे में आता है ना, और ओवरलैप के बारे में भी आता है, रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड OHE इनके बारे में भी आता है। तो इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज प्राप्त करनी है। और मेरे चैनल पर और भी वीडियो डले हुए हैं, आप उनको भी देखें। और ये टेक्नीशियन की परीक्षा के लिए का आप केवल ये ना सोचें कि हम टेक्निकल वाले ही पेपरों की तैयारी करें, आप JEE वाले पेपर को भी देखें। और मैंने ये PSI और OHE के जो पैरामीटर हैं उनके भी वीडियो डाल रखे हैं, आप उनसे भी ये तैयारी कर सकते हैं।